नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और आज है संडे और वो संडे भी अब जाने वाला है क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो 12 बजने में कितना टाइम है अब, तो मंडे हो जाएगा अब। पर उससे पहले हम ऐसे करा लेते हैं एक, ठीक है ना। बोला था मैं वैसे 8:30 करीब मैं डाल दूँगा, बट मैं नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट ये जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है आपको, ये 2017 में यूपीएससी में सेलेक्टेड है मैम, जिनकी रैंक थी 350 और इनका नंबर जो एसए में था 250 में से 149, काफ़ी अच्छे नंबर है। जैसे अगर हम देखते हैं तो निशान जैन सर के 160 प्लस थे, तो 160 थे। तो जितने भी ऐसे कराएंगे टॉपर्स के ऐसे हैं जिनके मार्क्स यूपीएससी में आ रखे हैं, बहुत बेहतरीन है ना। 149 साक्षी गर्म में, अब पता नहीं कहाँ पोस्टिंग होगी इनकी, बट 2017 में सेलेक्टेड हैं ये, ठीक है ना। आजिन मैम का हम ऐसे देखेंगे और ये ऐसे है आपका टॉपिक पर्यावरणीय संधारिता एवं आर्थिक विकास, परस्पर अपवर्ती अथवा सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य, है ना। जो टॉपिक है पर्यावरणीय संधारिता, आर्थिक विकास, परस्पर अपवर्ती अथवा सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य, ये अलग अलग वर्ड अगर छांटोगे तो उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। संधारिता, आर्थिक विकास, परस्पर अपवर्ती अथवा सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य, 4, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिखा है ना, एसडीजी मैंने ऊपर भी डाल दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते। तो इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई है, जैसे हम कहते हैं कि एसओ को ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो कि ठीक कोटेशन से, किसी महान विचारक के विचार से, किसी कविता से, तो वैसे भी कर सकते हो, किसी कहानी से। लास्ट टाइम मैंने निशान जैन सर का कराया था तो वो कहानी आपको सुनाई थी न्याय के ऊपर, है ना। एक माँ बिलखते हुए राज दरबार में पहुंचती है, 2 माँ एक बच्चे के लिए, तो वो कहानी जो थी। और ये जो है इन मैम ने भी इसको स्टार्ट किया है एक किससे, एक फैक्ट बताते हुए, एक तथ्य को बताते हुए, कहानी उभारते हुए। और आप देखिए कितना बेहतरीन है। आप इसको लिख भी सकते हो कहीं भी, बस इसमें जो कंटेंट यूज किया गया है थोड़ा बहुत इधर से उधर करके, बट इस तरीके से लिख सकते हो। इन ऐसे को कराने का मतलब यही है ना, जो हम देख रहे हैं कि हम इस अप्रोच को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए हमारे जब इस टाइप का, तो शुरुआत देखिए, इस शुरुआत को आप कहीं भी जब आपको लगे कि ऐसे आपका इससे संबंधित टॉपिक पे आया हुआ है तो आप इस शुरुआत को कर सकते हो। हमारे देश के उत्तरी भाग में, ये केस स्टडी से शुरू किया है इन्होंने, एक केस स्टडी दी है, तब आगे अपनी कहानी बढ़ाई है। हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है। मनोहर प्राकृतिक दृश्य, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं मनोहर लाल जी। सुंदर वातावरण, धार्मिक स्थलों की उपस्थिति के कारण सदैव ही पर्यटन का आकर्षक स्थल रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ की इतनी खूबी है, खूबसूरती है, प्राकृतिक दृश्य है, सुंदर वातावरण है, धार्मिक स्थल है, इसलिए वहाँ पर्यटन का हमेशा आकर्षक रहा है। पर्यटन की संभावना को देखा तो यहाँ तेज़ी से आर्थिक विकास किया गया, ठीक है। और जिसे आर्थिक विकास का ये पॉइंट आया था, देखो आपको यहाँ पे मिलता जा रहा है। तो आर्थिक विकास किया गया, बड़े बड़े बांध बनाए गए, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए, नदियों के किनारे सैकड़ों होटल बनाए गए, घर दुकानें बनाई गई, ठीक है। और इस कारण उत्तराखंड राज्य का क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पाद में 9% की वृद्धि हुई, ठीक है। और 10 मिलियन रोजगार उत्पन्न हुए और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। यहाँ तक की स्टोरी तो ये बताती है कि इसका मतलब आर्थिक विकास किया जाए तो बहुत सारे लाभ होंगे। पर्यावरणीय संधारणता के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ से रुख बदला उन्होंने, जैसे ही पैरा चेंज किया, अभी तक तो खूबसूरत बातें बता दी, अब पैरा चेंज हुआ। परंतु अब आप देखो लिखने की कला कि यहाँ जो अगर एंड हुआ है, एक पैरा हमारा यहाँ से एंड हो गया, उसके बाद कनेक्टिविटी जो हुई है तो यहाँ से नहीं शुरू करी जो एकदम से ऐसे लगे, ये वर्ड यहाँ से उठाया थोड़ा सा गैप देते हुए, तो वही देखना है। परंतु कुछ ही वर्ष बाद पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव के कारण प्रकृति की जो सहन सीमा है वो समाप्त हो गई, ठीक है, जिसकी परिणति 2014 की बादल फटना भीषण बाढ़ के रूप में सामने आई। यह आपदा जन सामान्य के लिए इतनी सुभेद्य थी कि एक तरफ तो इसने दशकों में बनकर तैयार हुए सड़क, मकान, होटल, इमारतें आदि को धराशायी कर दिया, ठीक है। दूसरी ओर ना जाने कितने लोगों को विधवा, अनाथ, अपाहिज, बेरोजगार बना दिया।
अर्थात विकास के नाम पर गौरव अनुभव करने वाले क्षेत्र कब्रिस्तान बन गया। ठीक है, अब बताओ इसने इस जो मैम ने जो ये केस स्टडी एक तौर पे दी, इसने क्या बता दिया आपको कि आर्थिक विकास किया गया, उसके भी कुछ फ़ायदे हुए थे। आर्थिक विकास के जो फ़ायदे ये हुए थे, वृद्धि हुई थी आपकी जीडीपी में, स्टेट जीडीपी में, रोज़गार मिला 10 मिलियन लोगों को, फॉरेक्स रिजर्व मिला इंडिया को, तो ये फ़ायदे बताए। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बताए। कहते हैं ना कि किसी दवा से अगर कोई चीज़ फ़ायदा हो रही है, किसी बीमारी का इलाज हो रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, ये रहे, ये आपके साइड इफ़ेक्ट रहे कि जो आपने कंस्ट्रक्शन किया था जिससे आपने आर्थिक लाभ कमाया था, बट वही आर्थिक लाभ आप एक भीषण प्राकृतिक बाढ़ के रूप में देखा गया, बादल फटने की घटना हुई, तो उससे क्या है, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया वो ढह गया। कितने लोग जो है अनाथ हो गए, अपाहिज हो गए, बेरोजगार हो गए। तो अब जो विकास हम जो ऊपर देख रहे थे कि ये कई पॉइंट हमने विकास के बताए, ये सब उसी विकास को हमने बिखरते हुए देख लिया। तो कब्रिस्तान बन गया। अब सवाल उठता है, अब यहाँ से ही जैसे हमारी स्टोरी समाप्त हुई, जो हमारी केस स्टडी वहाँ समाप्त करी, तो सवाल उठा लिए गए। अब उपरोक्त प्रसंग से प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या आर्थिक विकास सदैव पर्यावरण की कीमत पर होता है? पहला सवाल उठा लिया। ठीक, अगर ऐसा होता है तो क्या हमें आर्थिक विकास से समझौता कर लेना चाहिए? दूसरा प्रश्न उठा लिया। पहला प्रश्न था कि क्या जब भी आर्थिक विकास होगा क्या वो पर्यावरण की कीमत पे ही होगा, या फिर अगर ऐसा है तो क्या हमें आर्थिक विकास से समझौता कर लेना चाहिए, या तीसरा क्वेश्चन, या फिर बिना पर्यावरणीय ह्रास के भी आर्थिक विकास संभव है? और आपको इन सब का आंसर पता है कि आप क्या लिखने वाले, पर क्वेश्चन पुट कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यही तो जवाब दिया गया कि क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो कैसे चलेंगे साथ साथ वो बताएंगे। चलिए, 4 प्रश्न मैम ने इस जो ऊपर केस स्टडी दी थी उसी से उठा लिए अब, कि क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्या बिना पर्यावरण ह्रास के आर्थिक विकास संभव है, क्या आर्थिक विकास सदैव पर्यावरण की कीमत पर होता है। अब ये ऐसे जो वर्ड उठाएं, सदैव। वस्तुतः उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने हेतु पक्ष विपक्ष को तार्किकता के आधार पर परखना होगा, क्योंकि हम एक तरफा तो हो नहीं सकते। तो दोनों तरफ की बात बताएंगे कि आर्थिक विकास भी जरूरी है, पर्यावरणीय हानि से बचते हुए भी। चलिए, अब जो क्वेश्चन पिक कर लिए हमने, 4 क्वेश्चन हमारे सामने थे। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर पर्यावरणीय संदर्भिता क्या है, क्योंकि मेन तो ये पॉइंट था एक, जब हम ऊपर देखे थे ऐसे तो हमने 4 पॉइंट अलग अलग निकाल लिए थे। पहला ये निकाला था पर्यावरणीय संधारणता, है ना। दूसरा हमने दिखाया था आर्थिक विकास, तीसरा परस्पर अपवर्ती है, ये तीसरा पॉइंट था, और चौथा ये था सामंजस्यपूर्ण उद्देश्य। तो पहला जो है इसकी परिभाषा बताएंगे। अब काम शुरू कर रहे हैं हम, प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन कहते हैं कि प्रश्न के उत्तर देने से पहले हमें समझना है कि पर्यावरणीय संधारणता क्या है। वस्तुतः यदि हम प्रकृति का उपभोग उपहार में मिली वस्तु की तरह न कर यह सोच कर करें कि हमने इसे भविष्य की पीढ़ी में उधार लिया है और इसे ब्याज सहित वापस लौटाना है, तो यही पर्यावरणीय संधारणता है। ये एक प्रकार से परिभाषा दे दी, जैसे हम जीएस का पेपर लिखते हैं ना, कि पर्यावरणीय संधारणता को हमने समझाया कि क्या होती है पर्यावरणीय संधारणता। ठीक है ना। प्रकृति स्वयं को सदैव संतुलित करती रहती है, कहा गया है। तो कोटेशन ले लिया, और कोटेशन आप जब भी आप ज्योग्राफी वगैरह के और एनवायरनमेंट वगैरह का अगर पोर्शन उठाते हो और क्वेश्चन लिखते हो, तो ये कोटेशन आप नोट कर लेना। ये आप कहीं भी चेप सकते हो फिर, जहाँ आपके डिमांड के अनुसार लगे। भूकंप करे भूस्पंदन, सूखा सिखाए जल प्रबंधन, बाढ़ है सभ्यता का स्पंदन, चक्रवात है ताप दाप प्रबंधन। है कि नहीं? सबको बता दिया, भूकंप को बता दिया क्या कर रहा है, भूस्पंदन समझा रहा है तुम्हें, सूखा बाढ़ जल प्रबंधन, बाढ़ तुम्हें सभ्यता का स्पंदन सिखा रही है, चक्रवात आपको दाप प्रबंधन दिखा रहा है। ना है इसमें कोई भी अर्थ, सबका है अपना अर्थ, बस मनुष्य रहे तदर्थ, ना होगा कभी कोई अनर्थ। मतलब जो चीज़ें हैं ये सब देखने को मिलता है वो सब तो होंगी। कहते हैं कि मनुष्य सबका अपना अर्थ है, तो बस मनुष्य तदर्थ रहे तो उसका कोई भी अनर्थ नहीं होगा। ठीक है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखा रहा है ये वाली कोटेशन भी हमारी। आगे बढ़ते हैं किस तरीके से स्टार्ट किया गया है। तो पहला तो हमने बता दिया पर्यावरण संधारणता। अब दूसरी ओर हम देखें कि आज वैश्वीकृत होते युग में आर्थिक विकास अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हमें विकासशील से विकसित बनने, विश्व स्तर पर अपनी महत्ता प्रतिस्पर्धा बनाए रखने, सभी को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने हेतु आर्थिक विकास अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर सड़क, पुल, बांध, इमारतें, कंक्रीट के मैदान, उद्योग, कल कारखाने आदि अवसंरचनाओं का निर्माण तो करना ही होगा।
करना ही होगा, मतलब करना ही होगा। तो मतलब आर्थिक विकास तो मान लिया आपने करना ही होगा। अब बात है कि पर्यावरण के विनाश पे होगा। यद्यपि निर्माण कार्य से भूक्षरण, अब बता रहे हैं, वन कटाव भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, जल उपभोग भी होगा, आदि को बल मिलता है। कहीं ना कहीं कालांतर में स्वयं मानव हेतु आपदा की सुगम्यता का कारक बन जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि भूकंप नहीं भवन लोगों को मारता है। कहते हैं भूकंप नहीं मारता, भूकंप तो आएंगे ही, लेकिन उस भूकंप जोन में जो आपने भवन बनाए हैं, भाई कहीं भूकंप आया, सपोज करो आप जहाँ एक भी मनुष्य नहीं रहता हो, वहाँ बादल की बिजली गिर गई, समझो, है ना, जो बिजली गिरती है ना बारिश के मौसम में, अगर वो गिर गई और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो उसकी कहीं चर्चा नहीं होगी। बट जब जान माल की हानि होती है तब चर्चा होती है। तो भूकंप नहीं भवन लोगों को मारता है। वस्तुतः पर्यावरणीय संधारिता का पहलू आर्थिक विकास से अलग नहीं है, अपितु परस्पर अंतर संबंधित है। उदाहरणतः यदि हम तेज़ी से वन कटाव करते हैं तो सूखा जैसी समस्या उत्पन्न होगी, जिससे बेरोजगारी, हिंसा को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को हतोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से साइकिल सा बता दिया मैम ने यहाँ पर कि कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कि जैसे वन कटाव किया तो सूखा जैसी समस्या, सूखा हुई तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ी तो हिंसा बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी तो आर्थिक विकास कम होगा। चलिए, आज नदियों का मार्ग बाधित करने, किनारों पर घर बनाने, बड़े बड़े बांध बनाने के कारण हमारे देश का 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से ग्रसित है। अब देख लेना, आप जब कहो कि ऐसे में फैक्ट इस्तेमाल नहीं होते तो फैक्ट इस तरीके से इस्तेमाल करें कि चुभे नहीं ज़्यादा, ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा फैक्ट इस्तेमाल कर ली। तो हल्का सा बताते हुए निकल गए कि बड़े बड़े बांध, तो इसके कारण 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से ग्रसित है। और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस तरह की आपदाएं देश के आर्थिक विकास को 10 वर्ष पीछे ले जाती हैं। 2 फैक्ट लिए, वो भी बहुत हल्के फुल्के लगभग वाले कंडीशन के। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से तेज़ी से किया जा रहा प्रदूषण स्वास्थ्य क्षेत्र पर बोझ डालता है। मनुष्य की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, जिससे वह अस्वस्थ शरीर के साथ अर्थव्यवस्था में योगदान करने के बजाय बोझ बन जाता है। देख रहे हो जीएस के पेपर की नॉलेजों को ऐसे में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, वो नहीं कर रहे हैं। एक फ्लो है इसमें बना हुआ बाकायदा। अब शब्दों का देखो कैसे, एक पैरा जब टूटता है तो दूसरा पैरा जो ऐड करते हैं हम, जैसे बताया गया कि एक पेज पर 3 पैरे हों तो और अच्छा है। तो जैसे मैम का ही देख लो आप, अगर एक पैरे को देखोगे तो यहाँ से शुरू हुआ था ये, अगर इसको देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से हल्का सा वो जुड़ा हुआ था, एक पैरा ये लिया, दूसरा पैरा आप ये मान के चलो, तीसरा ये हो गया, चौथा यहाँ से जुड़ गया, तो 3 से 4 पैरे लेके चल रही हैं मैम। तो मिनिमम 3 रखो, छोटे होते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ने में। इसके साथ ही ये कनेक्टिंग वर्ड हैं कि जैसे एक फ्लो बना रहे, अर्थव्यवस्था में योगदान के बजाय बोझ बन जाता है। अब उसके बाद जो जोड़ना था दूसरा कि इसके साथ ही असाधारणीय आर्थिक विकास, वायु प्रदूषण की समस्या असहिष्णुता से भी जुड़ जाती है। युवा पीढ़ी की सहनशीलता कम होती है, जिससे गुजरात, मुजफ्फरनगर दंगे, बीफ मुद्दा जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन अवसंरचनात्मक विकास को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, चलिए, इसका एक अन्य उदाहरण तेज़ी से होते शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जो आपने ऊपर बात बताई, यहाँ पैरा ये ख़त्म हो गया था, तो इसका जो उदाहरण बता रहे हैं, जैसे यहाँ पैरा ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो अब कनेक्टिंग में ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया ही बताने जा रहे हो तुम तुरंत। तो उसी का उदाहरण बताते हुए कि इसका ऊपर वाले का, इसका एक अन्य उदाहरण तेज़ी से होते शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जिसमें मलिन बस्ती, बाढ़, महामारी जैसी समस्या सामने आती हैं। अब एक और कोटेशन ले लिया, यदि भविष्य होगा तो हरित होगा, यदि हरित नहीं हुआ तो भविष्य ही नहीं होगा। ठीक, कोटेशन ले लिया। अतः, अब इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हो इसके साथ ही, इसलिए, अतः ऐसा मध्यम मार्ग निकालना होगा, मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध जी वाला, कि मध्यम मार्ग निकालना होगा जिससे पर्यावरणीय संधारिता के साथ साथ आर्थिक विकास कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही करना पड़ेगा। और उसका एक प्यारा सा फिगर दे दिया, फिगर भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते ऐसे वगैरह में, पर इतने से आप देख लीजिए। अभी जब 149 मार्क्स मैम को मिले हैं तो कलाकारी तो की होगी इस टाइप की भी ऐसे में, है ना। तो आर्थिक विकास दे दिया, पर्यावरणीय संधारिता दे दी, बोली दोनों होंगे भाई, दोनों में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने जनतंत्र, वायुतंत्र, प्रजातंत्र, अंतरिक्ष तंत्र सभी को ध्यान में रखना होगा। यदि वायुतंत्र की बात करें, अब ये चारों तंत्र बताए, अब अलग अलग बातें कर लेंगे। यदि वायुतंत्र की बात करें तो जब हम सड़क, राजमार्ग निर्माण करें तो अवश्य रूप से किनारों पर पेड़ लगाएं। आप बता रहे हैं संधारिता कैसे ला सकते हो, कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को आप कैसे ध्यान रख सकते हो। तो आपने सड़क बनाई,
आर्थिक विकास करने के लिए, पर उसके किनारे आप पेड़ लगा दो, जिससे एक और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, दूसरी ओर प्रदूषण, सड़क दुर्घटना जैसी समस्याएं कम होंगी। साथ ही वर्षा जल संभरण को बल मिलेगा, जैव विविधता सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा व रोजगार सुरक्षा प्राप्त की जा सकेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाहनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सार्वजनिक परिवहन को बल प्रदान करें। भाई सब अपने अपने वाहन लेके चलेंगे तो रोडों पे वाहन ज़्यादा होंगे, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो कम होता है। साथ ही भारत सरकार की पंक्तियाँ, लोगों को चलाओ वाहनों को नहीं, अब पंक्तियाँ भी इस्तेमाल करनी गवर्नमेंट की, है ना। इस परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक प्रतीत होती हैं हरित उद्योगों का विकास किया जाए, हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं, साथ ही उद्योग उत्पाद को ग्रीन रेटिंग। अब ये जैसे हम जीएस के क्वेश्चन लिखते हैं, आगे की राह में बता रहे होते हैं ना, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ऐसे में भी वही बात चल रही है। देखो, हर उद्योग उत्पादों को ग्रीन रेटिंग व टैग प्रदान किए जाए, जिससे जनता भी पर्यावरण मित्र उत्पादों को वरीयता दे। आगे अब वायु तंत्र पढ़ लिया, अगला तंत्र उठा लिया हमने अगले उसमें पैरा में, जल तंत्र। जल तंत्र सुरक्षा हेतु शहरीकरण प्रक्रिया में पद स्थलों को पारगम्य बनाया जा सकता है, जिससे वर्षा का जल भूमि में जाए। रेन हार्वेस्टिंग जैसी प्रक्रिया घरों में अनिवार्य की जा सकती है। अब इसमें भी आगे की राह के तौर पे जो हम फैक्ट और क्वेश्चन, वो जो तथ्य बताते हैं, है ना, जो पॉइंट बताते हैं, वही पॉइंट यहाँ ऐड किए जा रहे हैं। साथ ही निर्धारित क्षेत्रफल में जल संग्रह क्षेत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। उद्योगों में प्रयुक्त जल को पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए, अर्थात रिसाइकल रीयूज प्रणाली रिसाइकल रीयूज प्रणाली का अनुकरण किया जाए। बांध निर्माण रन ऑफ द रिवर, रन ऑन रिवर हो, है ना, जिससे जल तंत्र पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। वर्तमान में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकी तंत्रों जैसे पश्चिमी शौचालयों, आरओ सिस्टम आदि को जल मितव्ययी बनाना होगा, जिससे जल का तार्किक उपभोग ना कि स्वार्थपूर्ण हो, है ना, जल का तार्किक उपभोग हो ना कि स्वार्थपूर्ण हो। और ना तो मालूम है पहले शहरों में ही वो क्या कहते हैं लगे होते थे टंकियाँ, अब तो समरसेबल गांव में खुद की हैं, भैंसें नहाती हैं भाई साहब समरसेबल से, नालियाँ सुबह पाइप लगा करके साफ़ होती हैं। और जो लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे पता होगा आपको, लोग उठेंगे सुबह समरसेबल चलाएंगे, पूरी सड़क साफ़ करेंगे, पूरी नालियाँ साफ़ करेंगे पाइप से ही, और भैंसें नहाती हैं। तो पानी तो वेस्ट ऐसे होता है, पहले बचता था। कृषि में ही 80 से 85% वाटर का इस्तेमाल तो ज़मीन का हमारा कृषि में हो जाता है। चलिए हम तो ऐसे पे रहते हैं फोकस। महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रकृति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, पर लालच की नहीं। अगर आप लालची हो जाओगे तो आपकी पूर्ति फिर कोई नहीं कर पाएगा। आज हम कृषि क्षेत्र में तेज़ी से विकास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अंधाधुंध 78% जल का प्रयोग किया जाता है, जिससे भूजल ह्रास, मृदा अपरदन होता है। अतः अब ये जैसे यह आंकड़ा लगभग ले लिया 78% जल, मैंने बताया 80 से 85 लगभग, है ना, जिससे भूजल ह्रास, मृदा अपरदन होता है। अतः माइक्रो इरिगेशन, फर्टिगेशन, कृषि की श्री पद्धति आदि अपनाने की आवश्यकता है। तो इसमें यह भी है कि जो हम जीएस के पेपर लिखते हैं ना, तो उसमें हम बहुत सारी आगे की राह में बता रहे होते हैं वो पॉइंट। तो यहाँ गवर्नमेंट को चीज़ें बताई गई क्या क्या करने की आवश्यकता है, क्या समस्याएं हैं। मृदा तंत्र को संधारणीय बनाने के साथ साथ, अब देखो आपने वायु तंत्र देख लिया एक पैरा में, अब अगले पैरा में जल तंत्र देख लिया, अब आप मृदा तंत्र देख रहे हो। तो ये क्रम एक फ्लुएंसी बनी हुई है इससे। मृदा तंत्र को संधारणीय बनाने के साथ साथ आर्थिक विकास पर बल देना होगा। ई प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी आदि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति में बड़े स्तर पर ई कचरा भी उत्पन्न हो रहा है। अब ई कचरा क्या है, तो मृदा में ही तो रहेगा। आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष हम 165 एफिल टावर के बराबर कचरा उत्पन्न कर रहे हैं। देख रहे हो, फैक्ट वगैरह जहाँ इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए गए, बड़े छोटे छोटे लिए गए। वहाँ हमने 10 मिलियन वो ले लिया था कुछ, है ना, 40 मिलियन हेक्टेयर का ले लिया था ऊपर। अब यहाँ 165 एफिल टावर के बराबर कचरा उत्पन्न कर रहे हैं। अतः परिप्रेक्ष्य में बनी नीति 2016 को तारतम्यता से लागू की जानी चाहिए। साथ ही यहाँ 3R वही आगे फिर से, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। पहले तो इस्तेमाल कम करो तो रिड्यूस कर दो, अगर जो इस्तेमाल कर रहे हो उसका रीयूज कर लो, है ना, और जो रीयूज के बाद बच जाए तो रिसाइकल कर लो उसे। ये बात। अब फिर पहला चेंज हो गया, तेज़ी से हो रहे अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास से आर्थिक, अब मृदा तंत्र हो गया भाई, जल तंत्र हो गया, वायु तंत्र हो गया, अंतरिक्ष और बचा तो अंतरिक्ष भी ले लिया, बल मिला है। साथ ही कैंसलर सिंड्रोम अर्थात अंतरिक्ष कचरा, स्पेस डेब्रिस बोलते हैं ना इसको, की समस्या का भी निदान आवश्यक है। इस संदर्भ में भारत द्वारा बनाया गया पुनर्योजित यान RLVTD जापान निर्मित
टेथर सराहनीय प्रयास है। अब ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वरना आपका साधारण ऐसे रह जाता है कि कुछ चीज़ें आपको कट टू कट पता हों जिनका इस्तेमाल आप वहाँ बहुत बेहतर तरीके से कर सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ते खनन, मत्स्य अवसंरचनात्मक विकास के साथ मैंग्रोव वनीकरण, मीना कुमारी समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना आदि प्रयास अपेक्षित है। समिति वगैरह जो भी बनी हुई हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उनमें मीना कुमारी समिति है, ठीक है ना। और आज की डेट में अगर आप डालोगे तो अब ये 2017 का था, और 2017 के बाद करंट में काफ़ी चीज़ें बदली हैं पर्यावरण से रिलेटेड, आपको भी मालूम है ना। तो किस तरीके से हम जो है कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करते हैं। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ वाला जो पहल चली नरेंद्र मोदी ने चलाई, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करोगे आप इन सब चीज़ों में। वस्तुतः आर्थिक विकास व पर्यावरणीय संधारिता परस्पर पूरक हैं। मतलब जो ऊपर फिगर बनाया था ना इस टाइप का, ये वाला फिगर, तो यहाँ आर्थिक विकास दे दिया था या पर्यावरण संधारिता, तो वो बता रहे हैं कि दोनों ही करना है। आर्थिक विकास व पर्यावरण संधारिता परस्पर पूरक हैं, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। यहाँ बस आवश्यकता इतनी है कि हम आर्थिक विकास नहीं अपितु हरित आर्थिक विकास करें, लेकिन कैसा हो, हरित आर्थिक विकास। हरित सकल घरेलू उत्पाद पर ध्यान दें। इस परिप्रेक्ष्य में न केवल सरकारी अपितु प्रशासनिक व निजी व जन सामान्य सहभागिता सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना अपेक्षित है। अर्थात 4P, 3R ऊपर देख लिए थे आपने, अब 4P को भी देख लो, मतलब पब्लिक पीपुल्स प्राइवेट पार्टनरशिप है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो आप खूब पढ़ते हो, PPP, तो इसमें पीपुल्स और जुड़ गए तो 4P हो गया। ठीक है, चलिए, और ये फिगर में भी दिखा दिया, तो इनमें हमने बड़ा फिगर का इस्तेमाल किया है ना, बड़ा शॉर्ट वाले। इन फिगर को आप भी अगर ऐसा आए एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट चेंज पर, पर्यावरण से संबंधित, तो आप इन फिगर का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जैसे एक नॉर्मल ऊपर ले लिया था मैम ने, ये वाला, एक ये वाला ले लिया इधर, शासन प्रशासन निजी क्षेत्र आम जनता, इनका हम इस्तेमाल GS के पेपरों में भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में स्वीडन, भूटान जैसे देशों का उदाहरण प्रेरणास्पद है, जहां 0 कार्बन की तर्ज पर विकास किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उज्ज्वला योजना, हरित सिटी, पेरिस कन्वेंशन समर्थन, नेम परियोजना, 33% वनीकरण लक्ष्य, सल्फर फॉर मानकों का अनुकरण करती है। अब हमने गवर्नमेंट के प्रयास जो बताते हैं GS के पेपरों में, और वो उठा लिए, वो सब बता दिए इधर। तो वस्तुतः कहा जा सकता है, फिर एक ले लिया कोटेशन, नज़र बदल कर देखो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदल कर देखो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। अर्थात आर्थिक विकास की दिशा हरित आर्थिक विकास की ओर कर हम सतत संधारणीय दीर्घजीवी खुशहाल भविष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जब भी कोटेशंस के साथ अगर आप अपने ऐसा ख़त्म करते हो तो और ज़्यादा बेहतर रहता है। जब ऐसे ये कोटेशन ख़त्म किया, उसके सार को समझा दिया नीचे मैम ने, और इस तरीके से ऐसे समाप्त होता है आपका। तो ज़रूर पसंद आया होगा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो। और ये तो एक मॉडल पेपर के तौर पे हम देखते हैं कि हाँ, ये एक रेफरेंस के रूप में आपके लिए काम करेगा कि जब भी इस टाइप का ऐसे आए इससे संबंधित, तो आप इस टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। अदर में भी फैक्ट वगैरह थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। इस टाइप के अगर मैप भी ज़रूरत होगी तो वो भी कर सकते हो। बाकी ये कोटेशन वगैरह हैं, अगर जब आप पर्यावरण वगैरह पे लिख रहे हो कोई ऐसे, तो इन कोटेशन को बाकायदा इस्तेमाल कर सकते हो आप, है ना। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच मैम, इतना प्यारा ऐसे लिखा, और हमारे काम आएगा अब आगे, और हमारे सब्सक्राइबर जो लोग देखेंगे उनके काम आएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।